तो हमारे मॉड्यूल 5th के फाइबर ऑप्टिक्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम लेज़र के पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें लेज़र में इन टॉपिक्स को स्टडी करना है जिनमें है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट्स, वेरियस लेवल ऑफ लेज़र, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र एंड लेज़र एप्लीकेशंस। तो आज हम जिन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक्स हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट्स। तो अब देखते हैं कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है। तो लेज़र के जो लेटर्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब साफ है कि जो लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वो रेडिएशन के स्टिमुलेटेड एमिशन से हो रहा है। इसका मतलब लेज़र के इस वर्ड में लेज़र के बनने की प्रोसेस को भी बताया गया है। तो अब देखते हैं कि इस लेज़र की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस पर्सन के हाथ में एक लेज़र है और इस लेज़र की देखिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही इस लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ है। देखिए लाइट हाईली इंटेंस है, तो ये हाईली इंटेंस है इसकी प्रॉपर्टी। ये देखिए ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो डायरेक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये जा रही है, यूनी डायरेक्शन। ये मोनोक्रोमेटिक है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ ही इस सोर्स से निकल सकती है। एंड चूंकि ये मोनोक्रोमेटिक है, यूनी डायरेक्शनल है, हाईली इंटेंस है, तो ये सारी की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइट कोहेरेंट है। अच्छा, तो अगर हम इसके एक जनरल बल्ब से कंपेयर करें तो देखिए जनरल लाइट में, जनरल बल्ब की लाइट में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ना तो वो हाईली इंटेंस्ड है, वो यूनी डायरेक्शनल नहीं है, वो हर डायरेक्शन में फैल रही है, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इससे डिफरेंट वेवलेंथ निकल रही हैं, और इसका जो एमिशन है वो कोहेरेंट भी नहीं है, क्योंकि इन जनरल नेचुरल लाइट इनकोहेरेंट होती है। तो लेज़र से रिलेटेड आगे की चीज़ों को समझने के लिए पहले हम एक एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहे हैं। सबसे कम एनर्जी का जो लेवल है उसकी एनर्जी को हम E1 कंसीडर कर लेते हैं, और इसके बाद की जो एनर्जी है, जो इसके हायर एनर्जी स्टेट है या इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, उसकी एनर्जी को हम E2 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब कोई भी एटम जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, दूसरे एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो इनके डिफरेंस के बराबर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो अपर लेवल में जा सकता है। तो अगर हम अपनी आगे की चीज़ों को आसान करने के लिए E1 और E2 एनर्जी लेवल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें जैसे पैरेलल लाइन से हमने दिखाया हुआ है, तब हमारे लिए आगे की प्रोसेस को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ E1 एनर्जी लेवल हम इस लोअर एनर्जी लेवल को कह रहे हैं, और E2 एनर्जी लेवल इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए कह रहे हैं। तो अब आगे हम एनर्जी लेवल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके ही अपनी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें समझना है कि एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है। तो अभी हमने देखा है कि दो एनर्जी लेवल्स के को हम E1 और E2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट E1 में है और उसको हम इतनी एनर्जी दे दें जो इसके ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंस के बराबर हो, तब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाना, इसको हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। अब ये प्रोसेस फोटोन की वजह से हो रही है, इसको फोटोन स्टिमुलेट कर रहा है, तो इसको हमने नाम दिया हुआ है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो अब क्या होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, देखिए ये सिचुएशन है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में केवल 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रह सकता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में वो बहुत अनस्टेबल होता है और कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहेगा, तो वो तुरंत ही अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, और इसके आने का समय बहुत 10⁻⁻8 सेकेंड है। तो ये जैसे ही स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ 10⁻⁸ सेकेंड में तुरंत अपने आप ही ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, और जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया था, जिस फोटोन को एब्जॉर्ब किया था
उतनी एनर्जी के फोटोन को ये इमिट कर देगा। अब ये प्रोसेस अपने आप ही हो रही है, तो इस प्रोसेस को नाम दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन बहुत फास्ट प्रोसेस है, और इस एमिशन में जो फोटोन इमिट हो रहा है वो फोटोन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस टाइप का जो एमिशन है फोटोन का, वो इनकोहेरेंट एमिशन होता है। तो अब हमें ये समझना है कि स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है। आपको ध्यान होगा कि लेज़र लाइट के एमिशन के लिए यही एमिशन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं। तो हमने अभी देखा है कि अगर किसी एटम को एक पर्टिकुलर एनर्जी दी जाए, जो कि एनर्जी उसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी, तब एटम वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और तुरंत ही वो अपनी ग्राउंड स्टेट में भी आ जाएगा। अच्छा, क्या हो अगर कोई एटम जिस समय अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है उसी समय एक फोटोन और डाल दिया जाए उतनी एनर्जी का जितनी एनर्जी से वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा था, तो जो फोटोन एटम को अपनी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, तो वही फोटोन एक्साइटेड स्टेट के एटम को अपनी ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए भी स्टिमुलेट करेगा। तो अब देख रहे हैं हम डायग्राम में कि एक्साइटेड स्टेट में एक एटम है या इलेक्ट्रॉन है, और उस पे उसी कंडीशन में एक फोटोन डाल रहे हैं जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। तब ये फोटोन एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन या एटम को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। और फाइनली आप ये देख रहे हैं कि जब एक्साइटेड स्टेट का एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा तो पहले एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी का फोटोन भी निकालेगा और जो इंसिडेंट फोटोन है वो भी मिल रहा है। तो इस एमिशन में दो फोटोन मिल रहे हैं। अब ये एमिशन इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड कर रहा है। तो जो एमिशन हो रहा है वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब इस टाइप के एमिशन में दो फोटोन आपको मिल रहे हैं जो एक ही डायरेक्शन में है। अब ये एक ही डायरेक्शन में जो फोटोन हैं तो इनका नेचर कोहेरेंट है। तो इस टाइप का जो एमिशन है उसको कोहेरेंट एमिशन बोल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, उसी समय उस पर एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन डालें, तो वो फोटोन एक्साइटेड स्टेट के एटम को या इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट में लाने को स्टिमुलेट कर रहा है। तो इसी प्रोसेस के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन हम बोल रहे हैं। और इस प्रोसेस में जो एमिशन है वो कोहेरेंट एमिशन है, और लेज़र लाइट के एमिशन के लिए इसी टाइप का एमिशन रेस्पॉन्सिबल है। तो आइए अब मेटास्टेबल स्टेट को समझते हैं। हमें पता है कि कोई भी एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह सकता है और उसके बाद तुरंत स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो अगर कोई एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में है और उस समय हम एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन डालें, तो वो फोटोन उसको उसकी ग्राउंड स्टेट में लेके आ सकता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोसेस इतनी फास्ट है कि हम कभी भी एक्साइटेड स्टेट के एटम को ग्राउंड स्टेट में नहीं लेके आ सकते। तो हमारे लिए जब एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो इतना टाइम चाहिए कि उस पर फोटोन डाला जा सके और वो उस एक्साइटेड स्टेट के एटम को ग्राउंड स्टेट में लेके आ सके। तो अब इस सिचुएशन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है। तो एटम्स में इम्प्योरिटीज मिला के डोपिंग करके कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स डेवलप किए जाते हैं जिनका लाइफ टाइम इस एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो लगभग 10⁻³ सेकंड तक होता है। अब इनिशियली पहले जो एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम था वो -10⁸ सेकंड था। अब जो एनर्जी लेवल्स डेवलप किए जा रहे हैं इनका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड से। तो अगर हम कंपेयर करें तो इन एनर्जी लेवल्स का जो लाइफ टाइम है वो 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है। इसमें कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन 10⁵ टाइम्स यानी 1,00,000 गुना ज़्यादा समय तक रह सकता है। तो ये ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं जिनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हमने मेटा स्टेबल स्टेट नाम दिया हुआ है। तो जब कोई एटम अब जब अपनी मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा
तब वो 10⁻³ सेकेंड तक इसमें रुकेगा, जो कि अब टाइम इतना सफिशिएंट है कि हम एक्सटर्नल फोटोन को इस पे इंसिडेंट करा सकें और स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि लेज़र एमिशन की प्रोसेस है, उसको अचीव कर सकें। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ रहे हैं जो लेज़र एमिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या एटॉमिक डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू द एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हम इवन एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ एटम्स की संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम उसको n1 कंसीडर कर लें, और E2 एनर्जी लेवल जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है उसको n2 कंसीडर कर लें, तो नॉर्मली नंबर ऑफ एटम्स n1 ग्राउंड स्टेट में n2 से ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या जिसको आप n2 कह रहे हैं उसको ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा कर दें, मतलब अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि n2 n1 से ज़्यादा हो जाए किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तब इस सिचुएशन को पॉपुलेशन इन्वर्जन बोल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन वो सिचुएशन है जिसमें एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट के नंबर ऑफ एटम से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो हमें बोल्ट्जमैन रिलेशन से ये पता हुआ है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स n1 जिनकी एनर्जी E1 है उसको हम रिप्रेजेंट करें एनर्जी के टर्म्स में, तो हम इस रिलेशन से दे सकते हैं। इसी तरह से n2 एटम्स को जिनकी एनर्जी E2 है हम इस रिलेशन से दे सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें n2/n1, तो ये रेशियो हमें ये बता सकता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की सिचुएशन में कितने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड स्टेट। तो इस रेशियो के लिए पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं। तो हमने अभी ये देखा हुआ है कि जब एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट से भी ज़्यादा हो जाते हैं तब इस सिचुएशन को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कब हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम रह जाएं और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएं। तो वो प्रोसेस, वो टेक्निक जिसके थ्रू ग्राउंड स्टेट के एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया जाता है उसको पंपिंग टेक्निक या पंपिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो लेज़र के एक्टिव मीडियम के बेस पे 4 टाइप की पंपिंग प्रोसेस यूज़ की जाती हैं: ऑप्टिकल, केमिकल, इनलास्टिक एटम एटम कोलिजन और इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो अगर एक्टिव मीडियम सॉलिड स्टेट का है तो हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करते हैं। अगर एक्टिव मीडियम गैसियस स्टेट का है तब इलेक्ट्रिकल या इनलास्टिक एटम एटम कोलिजन पंपिंग के थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं। और अगर कुछ केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उसका यूज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए अचीव किया जा रहा है तो वहाँ पे केमिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, उसमें केमिकल पंपिंग का यूज़ किया जाता है। लेज़र डेवलपमेंट के लिए आइंस्टाइन ए और बी कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइंस्टाइन ने लेज़र डेवलपमेंट के लिए एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है और उसके थ्रू 2 कोफिशिएंट डेवलप किए हैं, कोफिशिएंट ए और बी, और ये कोफिशिएंट्स गुड लेज़र एमिशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उसको बताते हैं। तो आइए एक एटम कंसीडर करते हैं जिसमें 2 एनर्जी लेवल्स E1 और E2 हैं और दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो n1 और n2 हैं। तो अगर इस एटम पर कोई फोटोन डाला जाए जिसकी एनर्जी डेंसिटी u न्यू है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उस फोटोन का u न्यू है, तब वो एटम इन 3 प्रोसेस से होकर गुजरेगा। पहली होगी एब्जॉर्प्शन, फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा और स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो वन बाय वन हम इन प्रोसेस को देखते हैं। तो जब एटम पे यूनिव एनर्जी डेंसिटी का फोटोन डालेंगे तो सबसे पहले स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। तो हमें एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स n1 है E1 लेवल में, E2 लेवल में नंबर ऑफ एटम्स n2 हैं। तो जब यूनिव एनर्जी का फोटोन डालेंगे तो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल की तरफ, यानी पर सेकंड फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में एटम्स के जाने का जो रेट है इसको R12 से लिख रहे हैं,
फर्स्ट 1 से 2 की तरफ ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए ये जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा फोटोन की एनर्जी डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी के फोटोन डालेंगे उतने ज़्यादा रेट होगा, उतने ज़्यादा एब्जॉर्ब करके अपर लेवल में जाएंगे, तो इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स जितने ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा एटम्स ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाने की पॉसिबिलिटी रखेंगे, प्रोबेबिलिटी रखेंगे, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब जो रेट है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डेंसिटी और ग्राउंड स्टेट में जो एटॉमिक डेंसिटी है n1 उसके प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से हम इस प्रोपोर्शनलिटी को शो कर सकते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। अब इस कांस्टेंट को B12 नाम दिया हुआ है। 12 मतलब ये फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल की तरफ प्रोसेस हो रही है। जो भी स्टिमुलेटेड प्रोसेस होंगी उन स्टिमुलेटेड प्रोसेस के लिए बी कोफिशिएंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट के लिए आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। तो एक्साइटेड स्टेट का एटम स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा और जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फोटोन एमिट करेगा। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अपने आप स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू आ रहा है तब हम इसके रेट को R21SP, 21 का मतलब है सेकंड से फर्स्ट लेवल में आ रहा है, SP मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। तब जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है R21SP वो देखिए किस पे डिपेंड करेगा, ये अपने आप ही प्रोसेस हो रही है, ये किसी फोटोन की वजह से नहीं हो रही है। तो जितने ज़्यादा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो उतने ही ज़्यादा एटम्स के ग्राउंड स्टेट में आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होगी। इसका मतलब ये जो रेट है केवल n2 पे ही डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, A21 ये अपने आप प्रोसेस हो रही है इसलिए यहाँ पे हमने एक कोफिशिएंट लिया हुआ है। तो इस कोफिशिएंट के लिए या इस कांस्टेंट के लिए आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हम कह रहे हैं, जिसको इक्वेशन 2 से दिखाया गया हुआ। अच्छा, अब एक्साइटेड स्टेट में एटम अगर है उस कंडीशन में फोटोन जिसकी एनर्जी डेंसिटी u न्यू है वो भी आ रहा है तो स्टिमुलेटेड एमिशन भी प्रोसेस होगी। अब स्टिमुलेटेड एमिशन जो प्रोसेस हो रही है तो इस प्रोसेस में जो रेट होगा स्टिमुलेटेड एमिशन का इसको हम R21ST, 21 सेकेंड से फर्स्ट में हो रही है, ST स्टिमुलेटेड प्रोसेस है। तो इसका जो रेट होगा वो रेट देखिए ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा फोटोन होंगे एक्साइटेड स्टेट के एटम को उतना ज़्यादा नीचे लाने के लिए स्टिमुलेट करेंगे, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स जितने भी ज़्यादा हैं तो उतने ज़्यादा नीचे आने की उनकी प्रोबेबिलिटी होगी या पॉसिबिलिटी होगी। तो ये जो रेट है वो प्रोपोर्शनल हो गया है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डेंसिटी और एक्साइटेड स्टेट में जो एटॉमिक डेंसिटी है n2 उसके। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, B21 सेकंड से फर्स्ट लेवल में आ रहा है क्योंकि ये प्रोसेस स्टिमुलेटेड प्रोसेस है इसलिए B कोफिशिएंट यूज़ किया हुआ है। तो इस कांस्टेंट के लिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हम आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन कह रहे हैं। तो इस तरह हमने दिखाया कि एटम पे यूनिव एनर्जी डेंसिटी का फोटोन डालने पर उसमें एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस हो रही है। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है मतलब पर सेकेंड जितने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में गए हुए हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर उतने ही एटम्स स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के थ्रू नीचे ट्रांजिशन उनका होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो टोटल एमिशन रेट के बराबर होना चाहिए। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखिए ये एब्जॉर्ब करके ऊपर गए हैं फोटॉन्स, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू जो आ रहे हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू जो आ रहे हैं उनके बराबर होना चाहिए।
तो जब इस रेट को हम बराबर करेंगे तो हमारी जो पीछे इक्वेशंस हैं जो हमने रेट फाइंड किए हुए हैं, तो ये इक्वेशन R12 इक्वल्स टू R21 स्पॉन्टेनियस प्लस R21 स्टिमुलेटेड, तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को रखें तो देखिए ये इक्वेशन आती है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इससे हमने फोटोन की एनर्जी डेंसिटी फाइंड की हुई है और ये एनर्जी डेंसिटी सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे ये आई हुई है। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में N1 और N2 की का रेशियो आ रहा है। आपको ये पता है कि बोल्ट्जमैन रिलेशन ने N1 और N2 के लिए एनर्जी के टर्म्स में लिखने का एक रिलेशन दिया हुआ है। तो बोल्ट्जमैन का रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं और N1 और N2 के रेशियो को हम फाइंड कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से N1 और N2 का जो रेशियो है वो एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 दिया हुआ है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि E2 माइनस E1 के लिए एच न्यू कहा है, तो E2 माइनस E1 दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है और हम जो फोटोन डाल रहे हैं उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू इसी एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है, तो इसलिए हमने E2 माइनस E1 को फोटोन की एनर्जी एच न्यू के इक्वल रखा हुआ है। इक्वेशन 4 एंड 5 का यूज़ करके हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी के लिए प्लांक का लॉ यूज़ हम कर सकते हैं। प्लांक ने अपना रेडिएशन ले दिया हुआ है और प्लांक्स के अकॉर्डिंग फोटोन की एनर्जी डेंसिटी इस रिलेशन से दी जा रही है। दोनों ही फोटोन की एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ये एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो पहला कंक्लूजन हमारा यह है कि B12 इक्वल्स टू B21। आपको बताया था कि जो B कोफिशिएंट है वो स्टिमुलेटेड प्रोसेस के लिए यूज़ किया गया है। B12 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और B21 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिलेशन ये बता रहा है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी भी वही है थर्मल इक्विलिब्रियम पर। सेकेंड कंक्लूजन हमारा ये निकला है A21 अपॉन B21 इक्वल्स टू दिस। यहाँ आप देख रहे हैं कि 8 पाई H और C कांस्टेंट हैं, तो इन कांस्टेंट को हमने प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो A21 अपॉन B21 इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यू। न्यू ये फ्रिक्वेंसी है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो A21 है, A21 प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन की और B21 प्रोबेबिलिटी है स्टिमुलेटेड एमिशन की। तो ये जो रेशियो है spontaneous emission, the probability of spontaneous emission to the probability of stimulated emission, ये फ्रिक्वेंसी की थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल है। तो ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट स्टिमुलेटेड एमिशन के रेट से हमेशा ज़्यादा होगा, और अगर हम एनर्जी लेवल का डिफरेंस बढ़ा दें तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो रेट है वो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि लेज़र एमिशन के लिए स्पॉन्टेनियस एमिशन मिनिमम होना चाहिए। तो इन जनरल जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस हम बढ़ाते जाते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट बढ़ता जाता है और ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल के एटम के लिए लेज़र एमिशन अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आइंस्टाइन के ए और बी कोफिशिएंट के रिलेशन से हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जो हमें ये बताते हैं कि लेज़र एक्शन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि जो रेट ऑफ एमिशन है वो एब्जॉर्प्शन से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा हम अचीव कर सकते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन के थ्रू। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा तब रेट ऑफ एमिशन ज़्यादा हम अचीव कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सेकेंड कंक्लूजन में ये निकलता है कि लेजर एक्शन होने के लिए या लेज़र अच्छी डेवलप होने के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस एमिशन कम होना चाहिए। तो ऐसा अचीव किया जा सकता है मेटास्टेबल स्टेट के थ्रू। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि आइंस्टाइन के ए और बी कोफिशिएंट से लेज़र डेवलप करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं
उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरीके से आइंस्टाइन के ए और बी कोफिशिएंट लेज़र डेवलपमेंट के लिए एक मैथमेटिकल टूल प्रोवाइड करते हैं।